हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटी के प्रैक्टिस एमसीक्यू कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स के एमसीक्यू करेंगे। ये हमारा फंडामेंटल राइट का पार्ट 1 वीडियो है। फंडामेंटल राइट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो हर कंपटीशन में कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसलिए इसको हमको अच्छे से समझना जरूरी है। तो आइए हम लोग आज एमसीक्यू के माध्यम से फंडामेंटल राइट को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से आपको पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक ना। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है। पहला स्टेटमेंट है द रिट ऑफ मैंडमस इज अवेलेबल नॉट ओनली अगेंस्ट जुडिशियल अथॉरिटी बट आल्सो अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। यानी जो रिट ऑफ मैंडमस जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, ये केवल जुडिशियल अथॉरिटी के खिलाफ नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के खिलाफ भी जारी किया जाता है। ये कहना है स्टेटमेंट का, और ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक ना। मैंडमस जो होता है जुडिशियल अथॉरिटी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के खिलाफ भी जारी किया जाता है, इशू किया जाता है। ठीक ना। सेकंड स्टेटमेंट है द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन होता है वो जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज को इशू किया जाता है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर आपके दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो यानी आपका सी नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, बोथ 1 एंड 2। ठीक ना। तो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड, यानी हम आदेश देते हैं। ये जो तो कोर्ट्स के द्वारा किसी भी पब्लिक ऑफिशियल्स को उनकी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, यदि वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करते या फेल रहते हैं तो। ठीक। ये जो जारी किया जाता है मैंडमस, ये अगेंस्ट द एनी पब्लिक बॉडी, किसी भी पब्लिक बॉडी के खिलाफ जारी किया जा सकता है, किसी कॉरपोरेशन के खिलाफ, इंफीरियर कोर्ट के खिलाफ, ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ या गवर्नमेंट्स के खिलाफ। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जुडिशियल जो बॉडी है उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटीज हैं, दोनों के खिलाफ मैंडमस जारी किया जाता है। अब हम लोग यह भी देख लेते हैं कि जो रिट ऑफ मैंडमस है वो किसके खिलाफ जारी नहीं होता। ये जारी नहीं किया जाता अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी। कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडी है तो उसके खिलाफ मैंडमस जारी नहीं किया जाएगा। या किसके खिलाफ नहीं जारी किया गया, टू इन्फोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट पजेस स्टेचुरी फोर्सेस। यानी जो ऐसी कोई भी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन जो स्टेचुरी फोर्सेस नहीं पजेस करती, वो भी उनके खिलाफ भी मैंडमस जारी नहीं होगा। और किसके खिलाफ नहीं होगा, वेन द ड्यूटी इज डिस्क्रेशनरी एंड नॉट मैंडेटरी। ऐसी कोई भी ड्यूटी ऑफिशियल्स के द्वारा जो परफॉर्म की जा रही है जो डिस्क्रेशनरी नेचर के है, मैंडेटरी नहीं है उसके लिए करना, तो उसके खिलाफ भी मैंडमस जारी नहीं होगा। नेक्स्ट है टू इन्फोर्स ए कंट्रैक्चुअल ओब्लिगेशन। जहां कंट्रैक्चुअल ओब्लिगेशंस है वहां भी मैंडमस जारी नहीं किया जाएगा। अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर द स्टेट गवर्नर। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है यानी राष्ट्रपति, और जो स्टेट गवर्नर है राज्यपाल, इनके खिलाफ भी मैंडमस जारी नहीं किया जाएगा। और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन ए जुडिशियल कैपेसिटी, जब वो कार्य करेंगे चीफ जस्टिस, तो उनके खिलाफ भी मैंडमस जारी नहीं किया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं प्रोहिबिट। जो प्रोहिबिट का मतलब होता है उसका मतलब है टू फॉरबिड, यानी किसी काम काम को करने से रोकना। ये जो हो तो हाई हाई जो हायर कोर्ट होता है वो लोअर कोर्ट्स को या ट्रिब्यूनल्स को, उसको जो जुरिस्डिक्शन है उसको प्रिवेंट करने के लिए जारी करता है रिट। ठीक ना। जो उसके जुरिस्डिक्शन में ना आता हो, जो लोअर कोर्ट है अगर उसके जुरिस्डिक्शन में कोई मामला नहीं आ रहा है तो उसको प्रिवेंट करने का काम करता है हायर कोर्ट। लोअर कोर्ट को प्रिवेंट करने के लिए प्रोहिबिशन जो है तो रिट जारी किया जाता है। ये जो रिट इशू किया जाता है अगेंस्ट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल जो अथॉरिटीज होती है उन्हीं के खिलाफ जारी किया जाता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज और जो प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडीज हैं उनके खिलाफ ये इशू नहीं किया जाता ये रिट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दी है और आपको बताना है कि ये करेक्ट है कि नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट, देयर इज ए नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ प्रमोशन इन द सर्विस अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। यानी हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को प्रमोशंस के मैटर में सर्विस में रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। इसका स्टेटमेंट का यह कहना है, तो ये गलत है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट के 16(4)(a) जो दिया गया है आर्टिकल, उसमें जो हो तो सुप्रीम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन दिया गया है प्रमोशंस के मैटर में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, इनकरेक्ट है।
Second statement, as per the provision of the Constitution of India, for getting reservation for the appointment and post under the state, a class must be backward and should not be adequately represent in the service under state. अगर रिजर्वेशन पाना है अपॉइंटमेंट या पोस्ट में, तो उसको जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में प्रोविजन दिया गया है कि वो बैकवर्ड क्लास का होना चाहिए, और साथ ही साथ वो जो स्टेट की सर्विस है उसमें उसका पर्याप्त मात्रा में रिप्रेजेंटेशन ना हो। तो ये भी जो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16(4) में दिया हुआ है। तो ठीक ना, तो यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन होगा ऑनली सेकंड। ठीक ना, तो 16(4) जो है तो 16(4) इसमें जो है तो बात की गई है कि जो रिजर्वेशन होगा अपॉइंटमेंट और पोस्ट में, वो बैकवर्ड क्लास को दिया जाएगा अगर स्टेट को लगता है कि उसका पर्याप्त मात्रा में रिप्रेजेंटेशन नहीं है सर्विस में। ठीक ना, वहीं जो 16(4)A है वो SC ST को जो प्रमोशन है उस मैटर में रिजर्वेशन की बात करता है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पर आपको फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं और वो क्या बताते हैं, किस बारे में बात करते हैं, वो करेक्टली मैच नहीं है, वो आपको बताना है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में इंक्लूड किया जाता है फ्रीडम ऑफ प्रेस को, तो ये करेक्ट है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ कॉन्सियसनेस इंक्लूड करता है राइट टू वियर एंड कैरी क्रिपॉन्स बाय सिख, तो ये भी सही है। ठीक है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी में आता है इंक्लूड द राइट टू कैरी एनी ट्रेड और बिजनेस, ये पर्सनल लिबर्टी में नहीं आता, ये बल्कि राइट टू फ्रीडम में आता है। ठीक ना, तो यहाँ पर ये जो है तो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो फ्री ट्रेड और बिजनेस का है, ये हमारे राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19(1) का जी है उसमें ये मेंशन किया गया है। फिर राइट टू इक्वलिटी इंक्लूड करता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो ये भी पेयर करेक्ट है। तो नॉट करेक्टली मैच पेयर हमको फाइंड आउट करना था, तो सी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शंस और रीजंस का। आपको बताना है असर्शन रीजंस करेक्ट है कि नहीं, और क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन असर्शन का कि नहीं। तो असर्शन दिया है, द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ मींस दैट देयर शुड बी इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस। जो इक्वलिटी बिफोर लॉ होता है मतलब इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए इक्वल सर्कमस्टेंसेस। अगर एक समान स्थिति है किसी भी व्यक्ति की, तो उसके साथ एक तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। इक्वलिटी बिफोर द लॉ का मतलब होता है ये सही है, असर्शन सही है। रीजन दिया है, ऑल पर्सन आर नॉट इक्वल बाय नेचर अटेनमेंट और सर्कमस्टेंसेस। सभी व्यक्ति जो है तो बाय नेचर अटेनमेंट और सर्कमस्टेंसेस के दृष्टि के देखते हुए सभी इक्वल नहीं होते। तो यह भी स्टेटमेंट रीजंस भी यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन जो रीजंस है वो असर्शंस का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन होगा, बोथ assertion and reason are individually true but R is not correct explanation of assertion। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्विसेज बाय राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 और 24 में मेंशन है। आर्टिकल जो 23 है वो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर की बात करता है, तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। वहीं प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइन जो है, ये प्रोहिबिशन जो किया जाता है ये आर्टिकल 24 में किया जाता है, प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइन। जो एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में आता है, जो राइट टू इक्वलिटी में आता है, ना कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उसी प्रकार प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज जो है, ये आर्टिकल 29 में आता है, तो ये भी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में नहीं है। तो यहाँ पर एक और पहला और चौथा जो स्टेटमेंट है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है, यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा वो डी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको पता करना है ये करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करने हैं। A constitutional amendment inserting a regulation in the 9th schedule can be challenged on the ground of violation of basic structure of the constitution। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसको 9th शेड्यूल में रख दिया जाता है, तो उसको अगर वह बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करता है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक ना, एनी लेजिस्लेशन इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट कैन नॉट बी सक्सेसफुली चैलेंज फॉर अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ कहा जा रहा है अगर कोई लेजिस्लेशन है, कोई लॉ है जो पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया जाता है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता इस आधार पर कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट कर रहा है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट केवल क्या होगा, फर्स्ट नंबर, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका
करेक्ट होगा। तो आर एन कोएल्हो वर्सेस स्टेट ऑफ जो तमिलनाडु का केस हुआ था 2007 में, इसमें जो तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि अगर कोई भी लॉ को 9th शेड्यूल में रखा जाता है तो ये इस आधार पर इसको चैलेंज किया जा सकता है यदि वह वायलेट करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। केशवानंद भारती जजमेंट के बाद यह आया है, ठीक ना। उसी प्रकार डॉक्ट्रिन ऑफ जो बेसिक स्ट्रक्चर है इस्टेब्लिश की गई थी केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के खिलाफ। इसमें यह बताया गया था अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ बनाता है जो बेसिक स्ट्रक्चर्स का अल्टर करता है, बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल्स को नहीं मानता, उसको वायलेट करता है, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है तो आपका सेकंड नंबर स्टेटमेंट जो है तो इनकरेक्ट दिया हुआ था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, consider the following statement in view of the Article 20 of the Constitution of India. No person accused of an offense can be compelled to. आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कोई भी किसी पर्सन को अगर वह अफेंस करता है तो उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। किस लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? बाध्य नहीं किया जाएगा उसको ओरल टेस्टिमनी आइदर आर आउट ऑफ कोर्ट, यानी आइदर इन आर आउट ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट में या कोर्ट के बाहर उसको ओरल टेस्टिमनी देने के लिए, अपने खिलाफ विटनेस गवाह बनने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट। वहीं फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो तो उसको सिग्नेचर या थंब एक्सप्रेशन देने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर सेकंड जो है तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो यानी कि आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर केवल ओनली करेक्ट होगा, ठीक ना। तो आर्टिकल 20 है वो प्रोटेक्शन देता है किसी भी आर्बिट्री और एक्सेसिव पनिशमेंट को, किसी भी एक्यूज पर्सन को। यहाँ पर 3 प्रकार के प्रोविजंस जो है तो इस डायरेक्शन में दिए गए हैं, और ये चाहे सिटीजन हो, चाहे फॉरेनर हो या लीगल पर्सन हो, ये सभी के लिए है। तो ये क्या नियम 3 प्रोविजंस दिए हैं? पहला है नो एक्स फैक्टो पोस्ट फैक्टो ला, यानी कोई भी ऐसा ला जो उसके ऑफेंस करते समय अगर वह जो इन्फोर्स रहेगा वही लागू होगा, ना कि उसके बाद जो बना है, ठीक ना। और इसी प्रकार जो पेनाल्टी उसको दी जाएगी वो उस जिस समय उसने ऑफेंस किया है उस समय जो प्रिस्क्राइब होगा उसी के अनुसार पेनाल्टी दी जाएगी, उससे ज़्यादा पेनाल्टी उसको नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ दूसरा जो इसमें प्रोविजन है वो नो डबल जियोपार्डी, यानी कोई भी पर्सन एक ऑफेंस करता है यदि उसके लिए उसको सजा दी गई है तो उसके लिए दोबारा सजा, एक से अधिक बार सजा किसी भी पर्सन को नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ नो सेल्फ इंक्रिमेशन, यानी किसी भी पर्सन को जो एक्यूज्ड है वो किसी ऑफेंस के लिए उसको कंपेल नहीं किया जाएगा अपने खिलाफ ही विटनेस बनने के लिए, गवाही देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यहाँ पर 2 लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में आपको रिट्स दिया हुआ है और सेकंड जो लिस्ट है उसमें ग्राउंड्स दिया है, वो रिट्स किस आधार पे इशू किए जाएंगे। तो हैबियस कार्पस जो किया जाता है वो अनलॉफुल डिटेंशन के लिए किया जाता है। मैंडमस जो किया जाता है वो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक ड्यूटीज के लिए किया जाता है इशू। को वारंटो जो इशू किया जाता है अनलॉफुल ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस के लिए किया जाता है। वहीं सर्टोरी जो है वो करेक्शनल डायरेक्शन है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को। तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर होगा ए का 2, बी का 1, यानी बी नंबर जो आपका ऑप्शन है, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो जो हैबियस कार्पस है वो अनलॉफुल डिटेंशन के लिए जाता है। मैंडिमस जो दिया जाता है वो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी के लिए जारी किया जाता है। को वारंटो जो है वो अनलॉफुल ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस के लिए जारी किया जाता है। वहीं सर्टोरी जो है वो करेक्शनल डायरेक्शन होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए। Next question, as far as the armed forces are concerned, the fundamental right granted under Article 14 and 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर। आर्म फोर्सेस को ये देखा जाए, आर्म फोर्सेस के जो मैटर कंसर्न है उसमें फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 14 और 19 में कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं वो कब दिए जाएंगे आर्म फोर्सेस को? वो केवल तभी अवेलेबल होंगे जब पार्लियामेंट कोई लॉ बनाएगी उस अनुसार। तो यहाँ पर डी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो डी है आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट तभी अवेलेबल होगा जब पार्लियामेंट इसके लिए कोई लॉ बनाती है। आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, वहीं आर्टिकल 19 जो है राइट टू फ्रीडम्स की बात करता है। ये आर्म फोर्सेस के लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया है ताकि वो इंश्योर किया जा सके कि वो प्रॉपर डिसिप्लिन और प्रॉपर जो अपना फंक्शन है उसको सही से डिस्चार्ज कर सके, उसको सही से निभा सकें, ठीक ना। और ये पार्लियामेंट को अथॉरिटीज है कि वो लेजिस्लेचर कोई नियम कानून के द्वारा उनको ये राइट्स आर्म फोर्सेस पे अप्लाई होंगे कि नहीं वो पार्लियामेंट ही तय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ इशू द रिट ऑफ हैबियस कार्पस इज वेस्टेड ऑनली। जो
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रिट हैबियस कार्पस जो रिट है वो जारी करने का अधिकार किसके पास है, तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास होता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में जारी करता है, वहीं हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार के रिट्स जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द फंडामेंटल राइट बट हैज बीन अपहेल्ड बाय टू बी सो बाय सेवरल प्रोनाउंसमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको बार बार कहता है कि वो फंडामेंटल राइट्स है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन ये भी मेंशन है। राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है तो मेंशन नहीं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है उसके अंतर्गत आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है तो आर्टिकल 19A में फंडामेंटल राइट जो दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसके तहत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement are true with regard to the fundamental right of the minorities in the educational matter। तो एजुकेशनल मैटर में जो माइनॉरिटीज को फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो माइनॉरिटीज है ओनली द राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो केवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के एडमिनिस्ट्रेशन का राइट नहीं है बल्कि उनको इटेब्लिश और एडमिनिस्ट्रेशन करने दोनों का राइट्स दिया गया है माइनॉरिटी का। इस प्रकार फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। द राइट इज एब्सोल्यूट एंड नॉट सब्जेक्ट टू एनी रिस्ट्रिक्शन, यानी जो फंडामेंटल राइट दिया गया है माइनॉरिटीज को एजुकेशनल मैटर में वो एब्सोल्यूट राइट है, तो ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक ना, वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ठीक ना, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। फोर्थ स्टेटमेंट वही कहा गया है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में बी इम्पोज टू प्रमोट इफिशियंसी एंड प्रिवेंट मल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक ना। फोर्थ नंबर स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है और सेकंड नंबर स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी बी नंबर जो आपका ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर आपको आर्टिकल दिया गया है उसमें क्या प्रोविजंस किया गया है उसके बारे में दिया गया है, तो आपको इनकरेक्ट कौन सा है जो नहीं करेक्ट है उसको आपको पता करना है। आर्टिकल 15 स्पेशल प्रोविजन दिया गया है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, तो ये करेक्ट है, ठीक ना। आर्टिकल 22 में सेफ गार्ड दी गई है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। आर्टिकल 20 इम्यूनिटी देता है डबल पनिशमेंट से, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। आर्टिकल 16 डिस्क्रिमिनेशन करता है इन फेवर ऑफ वुमेन इन सर्विस अंडर द स्टेट, तो किसी प्रकार का वुमेन्स के फेवर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, ये इनकरेक्ट है, बल्कि बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर वुमेन्स को मेंशन नहीं किया गया है आर्टिकल 16 में, तो यहाँ पर आपको नॉट करेक्टली मैच फाउंड करना था, तो ये आर्टिकल 16 डी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। यहाँ पर लिस्ट 1 में प्रोविजंस दिए हुए हैं और लिस्ट 2 जो है वो कहाँ पर कंटेन है उसके बारे में दिया है, तो आपको करेक्टली मैच कराना है, ठीक ना। लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन जो दिया है वो आपके प्रियम्बल में दिया हुआ है, ठीक ना। लिबर्टी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये आपका जो है तो राइट टू फ्रीडम यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा। मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन ये राइट टू इक्वलिटी के बारे में है, और प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी जो है ये कल्चरल एजुकेशनल राइट में आता है, यानी यहाँ पर आपका जो डी नंबर आपका ऑप्शन सॉरी यहाँ पर आपका ए नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ए का 3rd होगा, बी का 1 होगा, सी का 5 होगा और डी का 2 होगा, तो फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफिक ग्राउंड ऑन द विच द स्टेट कैन प्लेस रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इनमें से कौन से आर्टिकल्स में जो है तो स्पेसिफिक ग्राउंड नहीं है कि जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर रिस्ट्रिक्शंस जो लगाया जाता है पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी और हेल्थ के आधार पे लगाया जाता है। स्टेट रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है लेकिन सोशल जस्टिस के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, तो ठीक ना। आर्टिकल जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 25 है वो गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। तो ये रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 25(1) में एक्सप्लिसिटली मेंशन है कि जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगा वो सब्जेक्ट टू होगा पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के, ठीक ना।
सोशल जस्टिस को जो है तो मेंशन नहीं किया गया है रिस्ट्रिक्शंस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कोप ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एज इनविसेज इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एक्सपेंडेड कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। यहाँ पर कहना है कि जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का स्कोप है आर्टिकल 21 के तहत, वो पिछले कई वर्षों में उसको इसका जो स्कोप है वो एक्सपैंड किया है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन स्टिल नॉट द सब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोटेक्शन, तो इस प्रोटेक्शन में कौन सा इनमें से नहीं आता। तो राइट टू गुड हेल्थ आता है लाइफ एवं पर्सनल लिबर्टी में। द राइट ऑफ बाउंडेड लेबर टू रिहेबिलेशन आफ्टर रिलीज के बाद उनको रिहेबिलेशन की बात की गई है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी जो तो पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत आता है। राइट अंडर द सेटलमेंट टू क्लेम बोनस एंड डियरेंस अलाउंस, तो बोनस और डियरेंस अलाउंस के क्लेम्स की बात ये राइट नहीं दिया गया है आर्टिकल 21 में। द राइट टू लाइवलीहुड बाय मीन्स विच आर नॉट इलीगल, इमोरल और इम्पोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में आता है। यहाँ पर सी नंबर जो होगा वो नहीं आता, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा, द राइट अंडर द सेटलमेंट एंड क्लेम बोनस एंड डियरेंस अलाउंस, जो आर्टिकल 21 के में नहीं आता, बाकी सभी आर्टिकल जो 21 है उसमें आते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा फंडामेंटल राइट का पार्ट 1 एमसीक्यू। यह एमसीक्यू आपको कैसा लगा है आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।